बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 515 क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 29 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 29 का आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट हजरात से जिन्होंने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। फर्दर ये है कि अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी के हवाले से जानने में इंटरेस्टेड है तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। फर्दर ये कि आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक में फॉलो करें और साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी के जो फेसबुक पेज है उसको लाजमी तौर पर लाइक करें, फॉलो करें और जानिए मज़ीद जो है अपडेट्स साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की तरफ से आने वाली जितनी भी हैं वो आपको बर वक्त मिल सकेंगी इन्हीं प्लेटफॉर्म से। अब लेसन नंबर 29 के बारे में मैं आपको इसका जो इंट्रोडक्शन जो है वो कुछ इस तरह से दे सकता हूँ कि लेसन नंबर 29 का नाम है कल्चरल एक्सप्रेशंस ऑफ सेक्सुअलिटी एंड जेंडर आइडेंटिटी के नाम से ये लेसन नंबर 29 है। और ये बहुत ही मज़े का लेसन नंबर 29 है। तो मॉड्यूल जो है वो 106 से लेकर 109 इसमें शामिल है। तो मॉड्यूल जो है ना वो 106 का नाम है वुमेन अक्रॉस कल्चर्स के नाम से है। मॉड्यूल नंबर 106, इसमें आपको बताया गया कि इस मॉड्यूल में ना हमने वुमेन की कॉमन रूल्स और इनकी एक्सपीरियंसेस को कल्चर के हवाले से जो है वो देखा है। और ये भी देखा गया कि वुमेन रोल्स कल्चर्स के मुताबिक ना कैसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं और इनके राइट्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर्स और एम्प्लॉयमेंट्स तक एसेस कैसे होती है। और ये ना कल्चर के और ये कल्चर को ना जेंडर के पर्सपेक्टिव से देखने का ना एक तरीका है था। वुमेन रोल्स में ना कुछ कम्युनैलिटीज़ हैं जो अक्रॉस कल्चर से देखने को ना मिलते हैं, जैसे कि माँ का होना, फैमिली का ख्याल रखना, फैमिली और घर के लिए खाना बनाना। और ये रोल्स आज भी ना ज़्यादातर कल्चर्स में नॉर्म है, मतलब कि शामिल हैं। हालांकि इकोनॉमिक प्रेशर्स ने ना औरतों को काम पर भी भेजा है और वो और अब जो है औरतें फैमिली के लिए इनकम अर्नर्स भी बन चुकी हैं, चाहे कलेक्टिविस्टिक सोसाइटीज़ हो जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान या चाइना। गर्ल्स की एजुकेशंस और इनकी इकोनॉमिक फ्रीडम्स हर कल्चर्स में ना डिफरेंट होती हैं। पाकिस्तानी जैसे सोसाइटीज़ में कल्चर्स को बॉयज़ के मुकाबले में कम ऑटोनॉमी मिलती है, जैसे कि पार्टनर का इंतखाब और कैरियर का फ़ैसला। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और डोमेस्टिक अब्यूज़ हर कल्चर्स में होता है, लेकिन कुछ सोसाइटीज़ में ना लॉ और नॉर्म्स बेहतर हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया में ना वुमेन्स के लिए ना असॉल्ट का पनिशमेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है, सीधा तौन वड्डी जाती है। और ईरान और मलेशिया में ना हरेसमेंट की स्ट्रॉन्गली जो है ना वो निंदा की जाती है, मतलब कि ममानियत की जाती है। प्रॉपर्टी की इनहेरिटेंस, कस्टडी और डिवोर्स के बाद ना फाइनेंशियल सपोर्ट भी ना वेस्टर्न और साउथ एशियंस कंट्रीज़ में ना फ़र्क रखती है। कम्युनैलिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन वुमेन लाइव्स अक्रॉस कल्चर्स में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है। नंबर 1 पे फिज़िकल बॉडीज़ में ये है कि हर कल्चर्स में ना वुमेन की बॉडीज़ को अलग तरीक़ों से देखा जाता है। मदरहुड एंड फैमिली में के हवाले से मैं कुछ इस तरह से आप स्टूडेंट्स को कह सकता हूँ कि वुमेन का रोल माँ और फैमिली की केयर देने में हर कल्चर्स में कॉमन है। वर्क और प्ले में ये होता है कि वुमेन का काम करना और इन्हें कितनी पेमेंट मिलती है ये कल्चर के मुताबिक डिफ्रेंशिएट होता है। वायलेंस में ये होता है कि हर कल्चर्स में ना वुमेन के साथ वायलेंस होता है, लेकिन इसका लेवल और तरीका डिफरेंट होता है। पावर एंड लीडरशिप में यह है कि पावर और लीडरशिप में वुमेन का रोल हर कल्चर्स में अलग होता है। फेमिनिस्ट एक्टिविज़म्स में ये होता है कि फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हर कल्चर्स में ना काफ़ी डिफरेंट होती है। जेंडर ऑफ पावर के हवाले से मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। जैसे कि जेंडरिंग ऑफ पावर के हवाले से बता रहा था, तो ये थीम ना हर इशू को लिंक करती है जहाँ पावर जेंडर के बेसिस पर ना डिवाइड होती है। ओके,
आगे है वुमेन एंड मैन कंट्रोल के हवाले से बताया गया ये पॉइंट। तो वुमेन और मैन का कंट्रोल ऑफ रिसोर्स में यह है कि वुमेन और मैन का रिसोर्स पर कंट्रोल और कलेक्टिव पावर का फ़र्क कल्चर्स के मुताबिक होता है, कल्चर के मुताबिक होता है। आगे है कल्चरल नॉर्म्स के हवाले से भी अगर देखा जाए तो कल्चरल नॉर्म्स में यह है कि ज़ाहिर सी बात है कि हम वर्क स्टडी मतलब कि कौन सी जो वुमेंस हैं, कल्चर हर एक जो है कल्चर डिफरेंट क्राइटेरिया सेट करता है कि लड़की जो है वो वुमेन जो है वो काम पर जा सकती है या नहीं जा सकती है, काम कर सकती है या नहीं कर सकती। अच्छा, जेंडर गैप के हवाले से भी बताया गया है। तो जेंडर गैप मतलब कि वर्ल्ड वाइड वुमेन के ना मैन के मुकाबले में कम पेमेंट मिलती है, तो ये जेंडर गैप में होता है। ठीक है, तो जेंडर गैप किस में आमतौर पर आता है, पेमेंट के हवाले से ही आता है। ओके, इस वाले पॉइंट में वुमेन आर पेड लेस देन वर्ल्ड वाइड, मतलब कि इसमें यही बताया गया कि वर्ल्ड वाइड वुमेन का ना मैन के मुकाबले में ना कम पेमेंट मिलती है। मदरहुड पेनल्टी के हवाले से भी बताया गया। तो मदरहुड पेनल्टी में यह है कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो जेंडर पे गैप में कंट्रीब्यूट करता है वो है मदरहुड पेनल्टी है, जिसमें ना हम मान की सज़ा भी कह सकते हैं। मतलब कि मैं मान की सज़ा पता नहीं क्या है, अब मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं, वैसे तो मुझे पता है लेकिन मैं वैसे जानबूझ के कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या है। अच्छा, मैन वर्क इन हायर पेइंग में ये होता है कि मतलब कि मैन का हायर पे और पावरफुल ऑक्यूपेशंस में काम करना जो है वो शामिल है। मतलब ये है कि मेल्स ज़्यादातर ना हायर पेइंग और पावरफुल जॉब्स में ना काम करते हैं, जैसे कि आर्मी, पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट में। आगे है वुमेन बॉडी डिससेटिस्फिकेशंस, ये तो बहुत ही ज़्यादा है, ये किस्म का डिसऑर्डर ही होता है ओवरऑल। अच्छा, वुमेन की बॉडी डिससेटिस्फिकेशंस में ये होता है कि वुमेन को ना अपनी बॉडी से डिससेटिस्फिकेशंस काफ़ी कल्चर्स में होती है। सोशल सोशियो कल्चरल थ्योरीज के हवाले से भी इसमें बताया गया है। तो सोशियो कल्चरल थ्योरीज के मुताबिक ना बॉडी डिससेटिस्फिकेशंस मीडिया, फैमिली, पीयर्स और दूसरे सोर्सेज से इन्फ्लुएंस होती है। वुमेन की बॉडी का ना आइडियल्स के साथ कंपैरिजंस भी है, मतलब ये कि वुमेन अपनी बॉडी को ना कल्चरल आइडियल्स के साथ ना कंपेयर करती हैं। और उसके बाद फेमिनिस्ट थ्योरी भी है। तो फेमिनिस्ट थ्योरी में यह है कि फेमिनिस्ट थ्योरी के मुताबिक वुमेन के कल्चरल रोल्स बॉडी डिससेटिस्फिकेशंस को ना इन्फ्लुएंस करते हैं और बॉडी स्टैंडर्ड्स वुमेन को ओप्रेस करने के टूल्स होते हैं। बॉडी डिससेटिस्फिकेशंस और मेंटल हेल्थ इश्यूज, मतलब ये है कि बॉडी डिससेटिस्फिकेशंस से मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे कि एंग्जाइटी और डिप्रेशंस होते हैं, और ये अल्टीमेटली डाइटिंग और ओवर एक्सरसाइजिंग या कॉस्मेटिक सर्जरी के एक्शंस के लीड करती की तरफ ले जाती है। मतलब कि जब बॉडी डिससेटिस्फिकेशंस होती है वो औरतों को, जो ईटिंग डिसऑर्डर से भी समटाइम हो जाता है या ईटिंग डिसऑर्डर से भी रिलेटेड होता है। उसके बाद है वॉयलेंस कंसिक्वेंस इंक्लूड पुअर हेल्थ, मतलब ये कि वॉयलेंस के कंसिक्वेंस में ना पुअर हेल्थ होती है। वॉकिंग में मुश्किल, पेन डेली मुश्किल होती है, वॉकिंग में चलने फिरने में मुश्किल होती है, पेन होता है, डेली फंक्शंस में कंप्रोमाइज़, मेमोरी लॉस हो जाता है, डेजीनेस हो जाता है। और उसके बाद साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में ये देखा जाए तो इमोशन डिस्ट्रेस और सुसाइडल थॉट्स शामिल हो जाती है अक्सर वुमेंस के अंदर जब वो बॉडी डिससेटिस्फिकेशंस का शिकार हो जाती है। और ये जो है ना 2008 में एल्सबर्ग ने अपनी रिसर्च में फाउंड किया था। इसके अलावा अब आते हैं मॉड्यूल नंबर 107 पर। तो इसका नाम है कल्चर एंड सेक्सुअलिटी। मॉड्यूल नंबर 107 का नाम है कल्चर एंड सेक्सुअलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मॉडल है और बहुत ही मज़े का ये मॉड्यूल है, सॉरी मैं मॉडल कह रहा हूँ लेकिन ये मॉड्यूल है। ओके, सेक्सुअलिटी और इसकी एक्सप्रेशंस के बारे में ना हर कल्चर से के ना अपने सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, बिलीव्स, सिंबल्स और नॉर्म्स होते हैं। इसको ना सेक्स कल्चर्स कहा जाता है। और सेक्स कल्चर्स दुनिया के ना अलग अलग हिस्सों में ना काफ़ी फ़र्क करते हैं, जो सोसाइटी के करंट रिलीजियस, आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल और मॉरल वैल्यूज से इन्फ्लुएंस होते हैं। सेक्सुअल प्रेफरेंसेस और मैरिटल स्टेबिलिटी जो है ना वो भी इसके हवाले से भी आप स्टूडेंट्स को बताया गया। तो
अक्सर ना मर्दों को यंग और फिज़िकल अट्रैक्टिव वुमेन पसंद आती हैं जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल रखती है। वुमेन को ना ज़्यादातर ओल्डर और वेल्थी मैन पसंद आते हैं जो मटेरियल रिसोर्सेज और सोशल स्टेटस रखते हैं। दुनिया के हर कल्चर्स में ना मैरिटल स्टेबिलिटी का ना ताल्लुक फर्टिलिटी से होता है, यानी ज़्यादा बच्चे और कम डिवोर्स के चांसेस। ज़्यादातर कल्चर्स में ना सेक्सुअल प्लेयर्स को ना नॉर्मल, डिज़ायरेबल और नेचुरल माना जाता है। कुछ कल्चर से इसे ना प्रीमिटिव, सिनफुल और एबनॉर्मल भी समझते हैं। मास्टरबेशंस मतलब कि सेल्फ प्लेयर को ना अक्सर एक सिन मतलब कि गुनाह माना जाता है और कहा जाता है कि इसे ना रिटार्डेशंस और सीरियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, और डेफिनेटली हो सकती है, हो नहीं हो जाती है। जाहिर सी बात है कि बॉडी डिसफंक्शंस हो जाता है, प्री मेच्योर एजैकुलेशंस हो जाती है। अब ये मास्टरबेशंस जो भी वीडियो देख रहा है ना, ज़रा करके देखने पे पता चल जाएगा क्या होता है 6 महीने तक। जाहिर सी बात है कि मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल सेटिंग्स में मैंने ऐसे बहुत से जो है वो क्लाइंट्स को मैंने देखा है जो मास्टरबेट करते हैं लेकिन बताते नहीं। लेकिन उनसे मैं जब पूछता हूँ तो मैंने कहा कि ये आपको ना साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस कर रहे हैं, आपको पता नहीं है बिहाइंड द फिगर्स। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब इंसान मास्टरबेट नहीं करता, उसका सीमन, उसके स्पर्म्स उसके जब अंदर रहते हैं, वही जब उसकी बॉडी को इनहेल कर रहे होते हैं, उसके खून में शामिल हो रहे थे, तो फिर इंसान का मेंटल स्टेट चेंज हो रहा होता है। जब मेंटल स्टेट चेंज हो रहा होता है बीमारियाँ आती हैं, लेकिन ये नहीं है कि बीमारियों से बचने के लिए इंसान मास्टरबेट करे या अपने आप को सुकून देने के लिए मास्टरबेट करे। लेकिन जब वही स्पर्म्स इंसान के खून के अंदर शामिल हो जाते हैं तो क्या होता है कि इंसान को फिर ज़्यादा उसकी मेंटल क्रिएटिविटी ज़्यादा इन्हेंस होती है और वो ज़्यादा फोकस के साथ एक काम करता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह से कौन सी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करता है, जिससे उसका जो स्पर्म्स हैं, जो उसकी सीमेंस हैं, उसके खून में शामिल होने के बाद उसको जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो एक ब्रेन उसे दे, उसकी फिजिकल मोबिलिटी उसे दे। आगे है टाइप्स ऑफ सेक्स कल्चर्स एंड जनरल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स सेक्स के हवाले से बताया गया। तो इसमें आपको कुछ इस तरह से इसमें बताया गया कि इंडिविजुअल्स की सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल थॉट्स, सेक्सुअल एक्ट्स की फ्रीक्वेंसी और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के टाइप्स को ना कुछ चीज़ों से इन्फ्लुएंस जो है वो होती है। नंबर 1 पे है फैमिली सोशलाइजेशन से। फैमिली मतलब इसमें ये होता है कि फैमिली का रोल सेक्सुअल बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स को शेप करने में ना इम्पोर्टेंट होता है। एटीट्यूड्स में ये होता है कि हर सोसाइटी और इंडिविजुअल्स की सेक्स के लिए ना अपनी अपनी एटीट्यूड्स होती है। और अडल्टहुड एक्सपीरियंसेस में ये होता है कि जैसे जैसे इंसान अडल्टहुड की तरफ बढ़ता है ना, इसके ना सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस भी इसकी सेक्सुअलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। आगे है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में ये होता है कि सोसाइटी का ना इन्वायरमेंट जैसे कि मीडिया, एजुकेशन और सोशल नॉर्म्स भी ना सेक्स कल्चर्स को शेप करते हैं। अब ये सब कुछ जो था, ये जो पॉइंट्स थे कि फैमिली, सोशलाइजेशन, एटीट्यूड्स, अडल्टहुड एक्सपीरियंसेस, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये कौन ने 2001 में अपनी रिसर्च स्टडीज़ में ये पॉइंट आइडेंटिफाई किए थे कि ये चीज़ें होती हैं जो सेक्सुअल थॉट्स, सेक्सुअल एक्ट्स की फ्रिक्वेंसी और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की टाइप्स को जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं। ओके, मॉड्यूल 108 एक्सप्रेशंस ऑफ सेक्सुअलिटी अक्रॉस जनरेशंस एंड कल्चर्स के नाम से है। अच्छा, सिंपल मैं बात बताऊं, ये जो मॉड्यूल है ना 107 कल्चर एंड सेक्सुअलिटी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसकी समरी ओवरऑल आपको दे देता हूं कि इस मॉड्यूल में ना हमने देखा कि सेक्स कल्चर हर कल्चर्स में ना काफ़ी डिफरेंट होता है, और ये ना फैक्टर्स जैसे कि फैमिली एक्सपीरियंसेस और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से शेप होता है। हर कल्चर का ना अपना पर्सपेक्टिव होता है सेक्सुअल प्लेयर्स और सेक्सुअलिटी के बारे में, और ये ना सब चीज़ें सोसाइटी के रिलीजियस और पॉलिटिकल वैल्यूज़ के मुताबिक होती हैं स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम मॉड्यूल नंबर 108 जो कि एक्सप्रेशंस ऑफ सेक्सुअलिटी अक्रॉस जनरेशंस एंड कल्चर के नाम से हैं। तो इसमें ओवरऑल जो है वो आपको सबसे पहले जो सवाल पूछा गया है, स्टेबिलिटी और चेंज क्या है। स्टेबिलिटी और चेंज क्या है, एक्सप्रेशंस ऑफ सेक्सुअलिटी अक्रॉस जनरेशंस एंड कल्चर्स क्या है। तो इन द स्टार्टेड आपको इसमें बताया गया कि दुनिया भर में ना सेक्सुअलिटी के एक्सप्रेशंस में ना कई रैपिड कल्चर्स शिफ्ट आए हुए हैं।
जैसे कि सेक्सुअल मिनॉरिटीज़ की ज़्यादा एक्सेप्टेंस हुई है, लेकिन अभी भी ना गे मैन मतलब कि जो हिजड़े होते हैं, ख्वाजा सरा होते हैं, और लेस्बियंस वुमेंस मतलब कि लड़कियां लड़कियां आपस में जो सेक्स करती हैं वो लेस्बियन होती हैं। वुमेन के लिए ना कई जगह डेरोगेटरी मतलब कि मना करने वाले एटीट्यूड्स जो है वो रखे गए हैं। कुछ इंस्टीट्यूशन से चेंजेस भी हुई हैं, जैसे कि होमोसेक्सुअलिटी को डीएसएम में मतलब कि डायग्नोस्टिक और डीएसएम का जो एब्रीवेशंस किया है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यह है कि मुझे आप कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि जैसे कि होमोसेक्सुअलिटी जो है वो डीएसएम से साइकोलॉजिकल डियग्नोसिस के तौर पर जो वह हटा दिया गया था। इसको होमोसेक्सुअलिटी को डीएसएम 5 से हटा दिया गया था, जबकि अगर ये शामिल हो जाता तो फिर क्या होता, मज़ा आ जाता, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्यों हटाया। ओवरऑल अब आते हैं इस वाले पैराग्राफ की तरफ। तो इसमें बताया गया कि अब एक सवाल उठता है कि क्या सेक्सुअल स्टिग्मा अब ख़त्म हो गया है? क्या बाइसेक्सुअल्स और ट्रांसजेंडर्स इंडिविजुअल्स के लिए परसेप्शंस बदल चुकी है? अब बाइसेक्सुअल्स क्या होता है, मतलब कि मर्द जो है वो मर्द जो है वो मर्द में भी इंटरेस्ट रखता है और औरतों में भी इंटरेस्ट रखता है, तो ये बाइसेक्सुअल्स वाले कैटेगरी के मर्द होते हैं। ओके। जैसे कि मैं बता रहा था कि क्या बाइसेक्सुअल्स और ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स के लिए परसेप्शंस बदल चुकी है और क्या डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर्स में कमी आई है? कुछ वेस्टर्न सोसाइटीज़ में ना ज़्यादा एक्सेप्टेंस के बावजूद भी ना सेक्सुअल ओरिएंटेशंस के नेचुरल या डिवर्जेंट होने के स्टिग्मा और कंट्रोवर्सी अभी भी एग्जिस्ट करती है, जो कई फिजिकल और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का सबब बन जाती है। इस वाले छोटे से पैराग्राफ में आपको बताया गया है सेक्सुअल डिज़ायर्स के रिलेटेड। तो सेक्सुअल डिज़ायर्स से रिलेटेड आपको कुछ इस तरह से इसमें बताया गया है कि लू और कोक ने 2014 में अपनी रिसर्च में ये कहा था कि एशिया में औरतें सेक्सुअल डिज़ायर्स मतलब कि शौक को अक्सर ना अबनॉर्मल नहीं समझती, क्योंकि ना एशियन वुमेंस को सेक्सुअल डिज़ायर्स का हक नहीं होता। इसका मतलब है कि वो अपनी सेक्सुअलिटी को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और अगर ये ऐसा होने लग गया, हर एक वूमेन हर जगह जगह मुंह मारने शुरू कर दी शुरू कर दिया, हर एक वूमेन ने जगह जगह मुंह मारना शुरू कर दिया, तो इससे क्या होगा कि फिर क़यामत की जो निशानी है वो आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह मर्द के लिए भी है। अब ये जितने भी डिसऑर्डर क्यों इंसान के अंदर पैदा हो रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है कि जब इंसान पोर्नोग्राफी देखेगा, जितना भी देखेगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी इंजीनियरिंग है जो डीएनए को मॉडरेट कर रही है। आने वाली जो जनरेशन है वो क्यों फास्ट होगी, ज़ाहिर सी बात है कि हमने जो है क्यों एक लतीफ़ा मैंने सुना था कि आने वाले जनरेशन्स के जो है ना वो बेड़ा गर्क ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि उनके उस्ताद हम हैं। अब उस्ताद हम हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि वो बेड़ा गर्क इस तरह से ही होगा कि हम अगर पोर्नोग्राफी देखेंगे या फिर लड़कियां अगर हर जगह मुंह मारेंगी, तो उनकी आने वाली जनरेशन मतलब कि जो औलादें अगर होंगी तो उनमें भी ये चीज़ें ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगी। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि एक्स एक्स से मिले तो क्या होता है, वाई एक्स से मिले तो क्या होता है, फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है वो किस तरह से एक्सप्लोर होता है। ओवरऑल ये जो है ना बहुत ही मज़े का ये मॉड्यूल था, और इसके हवाले से जो है मैं डीपली तौर पर जो है वो 2 होर से लेकर 5 होर, और 5 होर भी कम पड़ जाएंगे। अगर मुझे 24 घंटे भी दे दिए जाए ना तो इसको कवर अप करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये मज़े का ओवरऑल ये जो है वो टॉपिक है। जैसे कि मैं बता रहा था कि लू और कोक ने 2014 में कहा था अपनी रिसर्च में कि एशियन में ना औरतें जो है ना वो सेक्सुअल डिज़ायर्स शो का ना जो असर होता है इनके अंदर वो अब नॉर्मल नहीं समझा जाता है, क्योंकि ना एशियन वुमेंस को ना सेक्सुअल डिज़ायर्स का हक नहीं होता है। इसका मतलब है कि वो अपनी सेक्सुअलिटी को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर सकती। आगे है मसला मर्दानगी क्या है, एक क्वेश्चन उठाया गया है यहाँ पे, मसला मर्दानगी क्या है, इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। तो पहले पॉइंट में आपको बताया गया कि बांग्लादेश के मर्दों के मानना है कि औरतों पर ना इनकी पावर नेचुरल और नॉर्मल है। ओके। बांग्लादेश के मर्दों का ये मानना है कि औरतों पर इनका हक या इनकी पावर जो है वो नेचुरल और नॉर्मल है। और नंबर 2 पॉइंट पे बताया गया कि सेक्सुअल इंटरकोर्स को ना एक गेम के तौर पर ना डिस्क्राइब किया जाता है, जिसमें मर्द और औरत के बीच ना कंपटीशंस होते हैं। अगर मर्द इस गेम को हार जाता है तो ये ना इसके लिए अपनी नेचुरली पावर और कंट्रोल को खोना जैसा होता है। और
इस वाले पॉइंट में आपको बताया गया है कि मर्द को ना इस गेम को हारने पर ना शर्म महसूस होती है। और इस लास्ट पॉइंट पे बताया गया है कि यूके में ना मुस्लिम मर्दों के लिए ना सेक्सुअल डिसफंक्शंस को ना एक पनिशमेंट मतलब कि सज़ा समझा जाता है, और इसके लिए ना नेगेटिवली होती है, मतलब कि शर्मिंदगी जो है वो समझी जाती है। ओवरऑल इस मॉड्यूल की समरी के हवाले से मैं कुछ बता दूं, क्योंकि ये बहुत मज़े का मॉड्यूल है। तो इस मॉड्यूल में ना हमने ये देखा है कि सेक्सुअल एक्सप्रेशंस में ना कल्चरल शिफ्ट्स आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई जगह ना सेक्सुअल स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशंस है जो मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पर नेगेटिव असर डालते हैं। मर्दों और औरतों के बीच के सेक्सुअल डायनेमिक्स और मस्कुलिनिटी का भी ना अपना इन्फ्लुएंस होता है, जिसमें ना कल्चरल व्यूज़ और ट्रेडिशनल बिलीव्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और यहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट है मसला मर्दानगी का, एक्चुअल में ये जो है ना इंटरकोर्स को लेकर, अगर एक ये मर्द के जो है ना कंसेप्ट, जो बिलीफ सिस्टम्स है वो मर्द ही ख़राब करता है। क्योंकि अगर एक मर्द बताता है कि मैंने अपनी बीवी के साथ इतना वक्त गुजारा है, मैं 1 घंटा सेक्स करता रहा या एक्सेट्रा, तो दूसरा मर्द कहता है कि यार मैं अपनी बीवी को नहीं खुश कर पा रहा, या फिर इस तरह से औरतों के अंदर भी ये कंसेप्ट होते हैं जब वो शेयर करती हैं कि मेरे खामन ने आज एक रात मुझसे सेक्स किया, एक पूरी रात सेक्स किया, या 3 मरतबा जो थी वो शॉर्ट्स लगाए थे। तो ये जब कंसेप्ट आप जब ऑटोमेटिकली हम एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा कि ज़ाहिर सी बात है कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या पैदा होगा कि मैं तो मर्द नहीं हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये हम खुद ही डेवलप कर देते हैं। इसलिए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही ठप्पा लगा दिया इस बात पर कि जब मर्द और औरत की शादी हो तो ना ही उसका माँ बाप या कोई भी उसकी शादी की रात ना पूछे, और जो भी पूछेगा बताने वाले पे भी लानत है और जो बता रहा है उस पे भी लानत है, दोनों पे डबल डबल अल्लाह के नबी ने लानत जो है वो की हुई है। और ये देख लें, अब ये जो डिसऑर्डर है ये अभी तक चल रहा है और चलता रहेगा इसी वजह से, और ये पोर्नोग्राफी देखकर भी हमारे जो है ना वो सिस्टम्स ये बहुत ही ख़राब हुए हैं। ओके, मॉड्यूल जो है वो 109 एटीट्यूड्स टुवर्ड्स सेक्सुअल एंड जेंडर आइडेंटिटी मिनॉरिटीज़ के नाम से है। तो इसमें इन द स्टार्टेड आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि जब लोग अपनी सोसाइटी के डोमिनेंट कल्चर से अलग होते हैं तो इन्हें ना प्रीजुडिस मतलब कि नफ़रत और डिस्क्रिमिनेशंस मतलब कि जो ज़हनी तनाव का ना सामना करना पड़ता है। हेट्रोसेक्सुअल्स जो कि ना अपनी जेंडर के अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि सोसाइटी में ना डोमिनेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशंस माना जाता है। इस तरह से जो लोग अपने ओरिजिनल सेक्स मतलब के जेंडर से अलग जेंडर आइडेंटिटी रखते हैं ना, इन्हें ना सिस जेंडर कहा जाता है। एग्जाम पार्टी वैसे इंपॉर्टेंट है, जो कि डोमिनेंट जेंडर आइडेंटिटी ग्रुप होता है। ओके, आगे मज़ीद आपको इंडिविजुअल हु डिफर्स फ्रॉम दिस नॉर्म आर कंसिडर्ड एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस में आप स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह से इसमें बताया गया कि जो लोग इस नॉर्म से अलग होते हैं इन्हें ना एब्रीविएशंस मतलब कि अनॉर्मल समझा जाता है। LGBT लबतक्स मतलब कि लेस्बियंस, गे मतलब कि L से मुराद है कि लेस्बियन, G से मुराद है गे, और B से मुराद है बाइसेक्सुअल्स, और Q से मुराद है क्वी, और A से मुराद है सॉरी A से मुराद है एंड, और एस से मुराद है एज सेक्सुअल। ठीक है ना, एस से मुराद है एज सेक्सुअल्स। तो ये LGBTA TQAS का मैंने एब्रीवेशन आप स्टूडेंट्स को बता दी है, और इसमें तो जिक्र नहीं था लेकिन मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये जैसे कि मैं बता रहा था कि LGBTA जो है ना सोसाइटी के नॉर्म्स वायलेट करने वाले हैं और डीवैल्यूएड मतलब कि कमज़ोर समझे गए हैं। स्पॉइल्ड मतलब कि ख़राब समझे गए हैं ये जो जितने भी हैं, एल से लेस्बियंस, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स की, और एज सेक्सुअल से मुराद ये है कि पीछे मतलब कि जो जहाँ से हम फुजला करते हैं वहाँ पे सेक्स करना, तो ये एनल सेक्स भी कहलाता है। तो ये ना बहुत ही ख़राब समझे गए हैं।
यहाँ फ्लर्ट मतलब कि गलत समझे गए हैं और समझे गए हैं लोगों का माना जाता है इस हवाले से। और ये ट्रेंड जो है ना ऑस्ट्रेलिया कनाडा और यूएसए में ना बदल रहा है। और ये कैली ने 2001 में ना अपनी रिसर्च में कहा था। अब ये कनाडा ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में ना जो है वो लेस्बियन भी आम है, गे भी आम है, बाइसेक्सुअल भी आम है, ट्रांसजेंडर भी आम है, क्वी भी आम है, और एज सेक्सुअल जो है वो ये आम है वहाँ पे। और जैसे कि यूएसए जनरल सोसाइटी सर्वे के मुताबिक टाइम के साथ ना होमोसेक्सुअलिटी को ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया है। और ये हर्ले ने 2005 में अपनी रिसर्च में कहा था। और ये जो तब्दीली है ख़ासतौर पर यंगर मतलब कि न्यू रिस्पोंडेंट्स में नज़र आ रही है। आप देख लें कि हम आने वाली नस्लों के क्या होंगे, बुज़ुर्ग होंगे, तो ज़ाहिर सी बात है कि जो कुछ हम देखेंगे वो वहीं ट्रांसफॉर्म करेंगे। अगर हम पाकिस्तान यूथ को देखें तो जो कि ना ज़्यादा एजुकेटेड और वेस्टर्नाइज्ड हैं, तो इनके सोशल मीडिया ओपिनियन से ये लगता है कि सेक्सुअल मिनॉरिटीज़ के लिए ना एटीट्यूड्स भी बदल रहे हैं, ख़ास तौर पर सोशल और इकोनॉमिक एलाइट के बीच। आप फैशंस, डिज़ाइंस और एस्थेटिक कम्युनिटी के मेंबर्स को गे के तौर पर एक्सेप्ट जो है वो होता देखा गया है। लेकिन कभी कभी ना इन्हें हल्की सी जो है वो हल्का सा जो है वो ताना भी मिलता है कि ये खुसरा है या हिजरा है इस हवाले से। ओके, आगे आते हैं हम जो है रिसर्च ने कुछ ऐसे प्रीडिक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं जो अक्रॉस कल्चरली मतलब कि मुख्तलिफ कल्चर्स में सेक्सुअल मिनॉरिटीज़ के लिए लोगों के एटीट्यूड्स को प्रिडिक्ट करते हैं। और ये प्रिडिक्टर्स हैं, नंबर वन पे क्या प्रिडिक्टर्स हैं, इंटरपर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है मतलब कि लोगों के साथ इंट्रैक्शंस। लेवल ऑफ एजुकेशन में ये है कि तालीम की जो है तालीम का लेवल। रिलीजन में यह है कि वो लोग जो ज़्यादा रिलीजियस बिलीफ्स रखते हैं वो गेस और लेस्बियंस के लिए ज़्यादा नेगेटिव मतलब के होते हैं। जैसे कि मैं एज अ मुस्लिम हूँ तो मैं गेस के लिए और लेस्बियन के लिए ख़ास तौर पर मैं हूँ नेगेटिव ज़्यादा, और गेस के लिए जो है वो भी नेगेटिव हो सकता हूँ, बल्कि कुछ हूँ, क्योंकि नबी के वसल्लम के पास नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के पास से गुजरे तो उसमें ना एक मर्द बैठा ना बातें बुतें कर रहा था। नबी के वसल्लम ने पूछा ये कौन है, कहा कि ये औरतों से जो है इतना हंसमुख कर रहा है। तो कहा कि ये फलां फलां मर्द है। नबी के वसल्लम फरमाया कि आंदे के बाद ये ना बैठे। एक्चुअल में जब उसका पोस्टमार्टम किया गया हदीस का तो वो गे था साहबी। तो लिहाजा इस हवाले से ये है कि वो गे अगर शमूलियत अख्तियार करता है मर्दों में ज़्यादा तो वो भी गलत समझा, सॉरी औरतों में ज़्यादा रखता है तो वो ये गलत है इस हवाले से, क्योंकि वो उसको ना एक किस्म का अपने ही सेम जेंडर उसको दिखना शुरू हो जाती हैं औरतें वगैरह। तो लिहाजा जो गे है वो इस तरह से अपने आप को रिस्पॉन्ड करता है। तो लिहाजा ये है कि जो गे है ना उसको एक्चुअल में अपनी जो फिज़िकल मोबिलिटी जो है वह चेंज करनी पड़ती है। इस्लाम इसी बात को जो है वो असाइन करता है कि अपनी जो है ना जिन्होंने अल्लाह ताला ने जिसकी खलकत जैसे बनाई है ज़ाहरी तौर पर बॉडी जिस तरह से बना दी है उसी को एक्सेप्ट करते जो है वो अपने आप को लीड करें। अब ये नहीं कि वो ट्रांसजेंडर में कन्वर्ट हो या एक्स्ट्रा कन्वर्ट हो, तो क्योंकि फिर आखिर में जो है वो अल्लाह ताला उस इंसान को जो है वो ज़िल्लत और रसवाई से फिर नवाजेगा। ओवरऑल इस छोटे से लाइन में पैराग्राफ में आपको बताया गया कि पब्लिक ओपिनियन इन पिक्चर्स में ना दिखाई गई है जो आम तौर पर ना सोसाइटी के इनगोनोरेंट मतलब कि जाहिल और कंजर्वेटिव मतलब कि पुराने और स्ट्रिक्ट सोच वाले एलिमेंट्स के थ्रू इन्फ्लुएंस होती है, जो पॉलिटिकल एजेंडास के तहत ये जो है ओपिनियंस जो है वो रखते हैं। ओके, ये नीचे आपको ये पिक्चर सामने आपको दिखाई गई है। जैसे कि मैं पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती का आखिर तहफ़्फ़ुज़ की हूँ, तो ये जो चीज़ है ना वो आपको ये दिखाई गई है। आज इस इधर आ जाते हैं, इस वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि जब जेंडर्स डिफरेंसेस मतलब कि मर्दों और औरतों के बीच डिफरेंसेस से निकाल कर सामने आते हैं ना तो ये कंस्टेंटली देखा गया कि सॉरी कंसिस्टेंटली देखा गया कि औरतें ना होमोसेक्सुअलिटी को मर्दों के मुकाबले में ना ज़्यादा एक्सेप्ट करती है। और ये एडमेजिक ने और पिट ने 2009 में अपनी रिसर्च में कहा था हेट्रोसेक्सुअल्स मर्द गे मर्दों के लिए काफ़ी इनटॉलरेंट मतलब कि नफ़रत करने वाले होते हैं। अब ये एग्ज़ाम पार्टी वैसे इंपॉर्टेंट है कि जो होमोसेक्सुअलिटी वाली औरतें हैं वो मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा एक्सेप्ट करती हैं, और हेट्रोसेक्सुअलिटी वाले जो मर्द होते हैं वो मर्दों के लिए काफ़ी इंटॉलरेंट होता है ओवरऑल। और
अब आते हैं नीचे। तो इसमें इसमें आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि ट्रांसजेंडर लोगों के इश्यूज़ के बारे में ना अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग भी जो है वो बढ़ाई है। ट्रांसजेंडर को लेकर, ट्रांसजेंडर लोगों के इश्यूज़ के बारे में ना अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ी है। लेकिन ये ना ट्रांसजेंडर लोगों की स्टेटस मतलब के पोजीशंस को नहीं बदलते। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए ना एटीट्यूड्स आमतौर पर ना नेगेटिव होते हैं और ये एविडेंस क्रॉस कल्चरली मतलब कि हर कल्चर्स में ना दिखाई देते हैं। ट्रांसजेंडर प्रीजुडिस मतलब कि नफ़रत को सेक्सुअल प्रीजुडिस मतलब कि सेक्सुअल ओरिएंटेशंस के लिए नफ़रत से जोड़ दिया गया है। ओवरऑल इस पूरे मॉड्यूल की समरी मैं कुछ इस तरह से अपनी वर्डिंग में आप स्टूडेंट्स को दे सकता हूँ कि इस मॉड्यूल में ना हमने देखा है कि जब लोग अपनी सोसाइटी के डोमिनेंट कल्चर से अलग होते हैं ना, इनमें ना सेक्सुअल और जेंडर आइडेंटिटी के लिए ना डिस्क्रिमिनेशंस और प्रीजुडिस का जो है वो सामना करना पड़ता है। और ये एटीट्यूड्स सोसाइटी के रिलीजियस बिलीफ्स, एजुकेशंस और इंटरपर्सनल कॉन्टेक्ट पे ना डिपेंड करता है। आजकल ज़्यादा एजुकेटेड और वेस्टर्न कल्चर्स के इन्फ्लुएंसेस की वजह से ना सेक्सुअल मिनोरिटीज़ के लिए ना एटीट्यूड्स में कुछ बेहतरी नज़र आई है। लेकिन कभी कभी अभी भी ना कई जगह ख़ासकर ट्रांसजेंडर लोगों के लिए ना नेगेटिव एटीट्यूड्स जो है वो देखने को मिले हैं इस हवाले से। ओवरऑल ये था आपका लेसन नंबर 29। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आप स्टूडेंट्स से पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो इन द स्टार्टेड अगर बात करें तो वुमेन अक्रॉस कल्चर्स में आप को इस वाले मॉड्यूल को अगर देखा जाए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सऊदी अरेबिया का जो है वो देखने को मिल सकता है। मतलब कि ये कि वायलेंस अगेंस्ट क्या है सऊदी अरेबिया में, तो या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक अब्यूज़ हैप्पीनेस किस तरह से होता है, ये सवाल से आप स्टूडेंट्स को जो है वो पूछा जा सकता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और गर्ल्स एजुकेशन जो है वो डिफरेंट कल्चर्स में किस तरह से है, ये भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं कम्युनैलिटीज़ क्या है, डिफरेंस इन वुमेन लिव्स अक्रॉस कल्चर्स में। तो फिज़िकल बॉडीज़ है, मदरहुड है, इसके ना 2-3 आप पॉइंट्स बस याद रख लेना आप स्टूडेंट से रख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। बॉडीज डिससेटिस्फिकेशंस क्या है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मदरहुड पेनल्टी क्या है, मान की सज़ा, ठीक है, मान की सज़ा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और नीचे आ जाते हैं उसमें वुमेन बॉडी डिससेटिस्फिकेशन, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशो कल्चरल थ्योरीज क्या कहती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फेमिनिस्ट थ्योरीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और फेमिनिस्ट थ्योरीज क्या कहती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कल्चर वुमेन कल्चर्स के लिए। ओके, और वायलेंस कंसिक्वेंस इन इंक्लूड में क्या क्या शामिल है, तो ये जो है वो अगर देखा जाए तो वॉकिंग पेन, कंप्रोमाइज्ड डेली फंक्शनिंग, मेमोरी लॉस, डिजीनेस और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स वगैरह, तो ये जो है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इमोशनल साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में ज़ाहिर सी बात है कि इमोशनल डिस्ट्रेस और सुसाइडल थॉट्स वगैरह जो है शामिल हैं। कल्चर एंड सेक्सुअलिटी के बारे में अगर देखा जाए तो इसमें जो है वो मैन प्रेफर करते हैं किससे, मतलब कि यंग और फिज़िकल जो अट्रैक्टिव खूबसूरत सी लड़की है, ठीक है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जबकि वुमेन जो है वो वेल एजड हो, साथ में ये है कि पैसा कमाने वाला हो। और अक्सर ना औरतों का सवाल ये भी होता है कि वो मर्द सिर्फ जवान औरतों को क्यों पसंद करते हैं और बूढ़ी औरत को मतलब कि जो एवरेज है उसको क्यों नहीं पसंद करते हैं। एक्चुअली में ना जो ये भी अल्लाह ताला का एक इंस्टॉल किया हुआ प्रोग्राम है मर्द के अंदर, कि वो अपनी औलाद हासिल करना चाहता है, औलाद हासिल करना चाहता है। ज़ाहिर सी बात है कि जो फिज़िकल फिट होगी, अट्रैक्टिव होगी, खूबसूरत होगी, और वो जो है वो औलाद इजीली पैदा कर सकेगी। तो ये जो है वो एक किस्म का ये भी कंसेप्ट है या मिथ है या जो भी समझ लें, तो ये भी एक फंक्शन डिज़ाइन किया गया है। और उसके बाद फिर ये जो है वो इन्होंने मतलब कि ये जो रिसर्च थी जो कौन ने 2001 में अपनी रिसर्च में क्या क्या फाइंड आउट किया था, इसको मैं हाईलाइट कर ले तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है।
फर्दर यह कि एक्सप्रेशंस ऑफ सेक्सुअलिटी अक्रॉस जनरेशंस एंड कल्चर्स के हवाले से जो है हाईलाइट किया हुआ जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि DSM-5 में किसको रिमूव किया गया है, तो होमोसेक्सुअलिटी को रिमूव किया गया है। ओके, अब आए तो नीचे, तो यहाँ पे इज ए सेक्सुअल स्टिग्मा डेड, क्या सेक्सुअल स्टिग्मा मर चुका हुआ है? इस सवाल को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ओवरऑल इसमें ना आपको इसी सवाल को लेकर और इस वाले सवाल को लेकर जो है वो जवाब दिया गया, तो उसको 2-3 मरतबा ना इस पैराग्राफ को पूरा आप स्टूडेंट्स पढ़ लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक। मसला मर्दानगी क्या है, इससे क्या मुराद है, तो इसमें जो मेन कंसेप्ट है वो ये वाला है। ठीक है, बांग्लादेश की एग्जांपल दी गई है आपको, और ये जो सेकंड जो थीम है वो इंटर कोर्स को लेकर जो है वो बताया गया है कि ज़ाहिर सी बात है कि जब सेक्स टाइमिंग कम होती है मर्दों की, तो वो फिर ज़ाहिर सी बात है कि अपने आप को मसला मर्दानगी का समझ लेते हैं, तो ओवरऑल ये भी है। तो वन मॉड्यूल जो 109 जो है वो एटीट्यूड टुवर्ड्स सेक्सुअल एंड जेंडर आइडेंटिटी मिनोरिटी के नाम से है। तो इसमें LGBTQAS ये पेपर पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसका एब्रीवेशन तो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैंने अब बता दिया है। ठीक है ना, L से मुराद है लेस्बियन, और G से मुराद है गे, और B से मुराद है बाइसेक्सुअल्स, और T से मुराद है कि टी से मुराद है ट्रांसजेंडर, और क्यू से मुराद है क्वी, और ए से मुराद है एसेक्सुअल्स। ठीक है, और ओवरऑल ये एग्ज़ाम पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आप स्टूडेंट से। नीचे आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि इन छोटी छोटी रिसर्चेस और छोटी छोटी सी ये जो पब्लिकेशंस को लेकर, मतलब कि पिक्चर्स को लेकर जो है वो ब्रीफनेस जो दी गई है, इनको 1-2 दफ़ा पढ़ के ना अपने जहन में बैठा लीजिएगा। इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ओवरऑल, इतना कुछ लास्ट पैराग्राफ में भी जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि जो है मतलब कि ट्रांसजेंडर लोगों को लेकर किस किस्म का एटीट्यूड वो है जनरली देखने को मिला है, वो है नेगेटिव। ओके, ओवरऑल ये था आपका लेसन नंबर 29। इंशाल्लाह मिलते हैं लेसन नंबर 30 में। टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।